हमने लास्ट क्लास में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके फॉर्मूले, हाफ लाइफ, ये सब कुछ पढ़ लिया था एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी। तो हम कोशिश करेंगे कि नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सबके पास ये पीडीएफ भी मौजूद है, तो मैं चाह रहा हूं कि आज ये फिनिश हो जाए, इसलिए मैं लिखे हुए नोट्स ही ऑलरेडी यूज कर रहा हूं जो हमने पढ़े थे पहले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला फैक्टर क्या बच्चे, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। भाई जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे और रिएक्टेंट जो है उनका नेचर कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर गैस होते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा सॉलिड्स के कंपेयर में और लिक्विड के कंपेयर में। मतलब अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो उनका रेट ज्यादा होगा, लिक्विड फॉर्म में उससे कम और सॉलिड फॉर्म में सबसे कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उतना ज्यादा होगा। उससे वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको मेन जो याद रखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वाला। फिर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने पढ़ा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मान लिया है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना। और अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको पता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बट हाँ, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर को छोड़ करके बाकी सारे रिएक्शंस के अंदर, वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर के अंदर, सबके अंदर ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। हाँ, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। मतलब कहने का मतलब अगर ऑर्डर सेकंड है तो कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर पे होगा, और अगर ऑर्डर 1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा इसकी बात हम आगे करेंगे। इसके अलावा कैटलिस्ट, सुना ध्यान से, कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे इसकी भी बात आगे होगी। और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी और रेडिएशन का भी फर्क होता है, ये भी ध्यान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, टेम्परेचर से, कैटलिस्ट से। बस ये तीन चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं फैक्टर अफेक्टिंग में। क्लियर है। तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो मेरे पास आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो अगर हम बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास टेम्परेचर पहले टी था, मैंने टी से T+10 कर दिया, यानी 10 डिग्री राइज कर दिया टेम्परेचर, और अगर पहले रेट कांस्टेंट के रहा होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। अगर मैंने T+10 से टेम्परेचर T+20 कर दिया, यानी फिर से 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो ये 2K से क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा। और अगर T+20 से T+30 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 8K हो जाएगा। यानी हर बार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, यानी रेट कांस्टेंट डबल हो जा रहा है। रेट कांस्टेंट डबल होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता है। याद रखना है, दोनों पे सेम इफेक्ट पड़ेगा, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, आइदर आप रेट कांस्टेंट की बात करो, ठीक है ना। अब एक टर्म है यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये जो कह रहा है ना डबल हो जाता है, कि हमें कहां से पता चला, हमने के यानी रेट कांस्टेंट एट T+10 और रेट कांस्टेंट एट T, यानी कोई भी टेम्परेचर T रहा होगा उस टेम्परेचर पे हमने रेट कांस्टेंट निकाला तो आया KT, और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो KT+T, तो रेट कांस्टेंट निकाला, दोनों का रेशियो निकाला, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका रेशियो का आंसर जो आएगा वो 2 to 3 यानी 2 से लेकर 3 के बीच में आता है। बट हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको 2 मान के चल रहे हैं। अगर आप इसको 2 मान के चल रहे हो इसलिए रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर आपको कहीं बोल दे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.5 है तो टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाने पर रेट 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आपको बोल दे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है तो 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली आप क्या मान के चलोगे कि डबल होगा। बट अगर आपको बोला जाए कि नहीं भैया हम टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 मान ले रहे हैं तो ट्रिपल हो जाएगा। 1.5 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम हो जाएगा। 2.5 मान लेंगे तो 2.5 टाइम हो जाएगा, यानी जो भी मान लेंगे उस टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन और एक भाई साहब ने किया था,
उन भाई साहब का नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है? आर्हेनियस। और ये आर्हेनियस भाई साहब ने टेम्परेचर के बारे में कुछ बातें बताई। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, यानी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी रेट कांस्टेंट के ऊपर कैसे है, इन दोनों को रिलेट करके एक इक्वेशन बनाई थी। आप देखो यहाँ K है और यहाँ T है, मतलब टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करके किसने बताया? आर्हेनियस ने बताया। पीछे हमने क्या पढ़ा? रेट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पर, लेकिन कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सब एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसके हेल्प से कर पाओगे? आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से। तो आर्हेनियस इक्वेशन में जो ए है ना, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। ई आपको पता है एक जो है नेचुरल लॉग का मतलब कांस्टेंट टर्म है एक। इसके अलावा ई ए क्या है? ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट है, जिसके वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 2 कैलोरी पर मोल भी ले सकते हो। और यहाँ आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है यहाँ पर भाई? टेम्परेचर है, और के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट है। अगर इससे आप रिलेशन निकालोगे तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पर रेट कांस्टेंट क्या होगा? घटेगा। आप खुद सोचो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू नेट क्या हो जाएगी? कम। और ये कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर ये क्या है? नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है पूरी वैल्यू, तो नेगेटिव फॉर्म में पूरी वैल्यू अगर कम होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? के की ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ ई की पावर क्या है? ये कम हुआ तो नेगेटिव में वैल्यू कम होगी। अगर नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू आंसर क्या आएगा? कम आएगा। तो यहाँ क्या हुआ? ई के वैल्यू नेगेटिव में कम आ रही है। अच्छा फिर सुनो, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ये ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। यानी नेगेटिव में वैल्यू कम है तो पावर का आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और अगर ज्यादा आंसर आएगा तो क्या क्या के क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ा। ऐसे ही अगर ये टेम्परेचर घटाओगे तो ये पूरी वैल्यू का आंसर क्या आएगा? ज्यादा। और नेगेटिव में अगर पावर ज्यादा है तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा? कम। और कम आएगा तो के भी क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर घटाने पर के क्या कर जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है बात ना? ठीक। अब अगर हम बात करें ई ए के साथ के का रिलेशन, तो आपको पता है ई ए तो ऊपर है, तो अगर टी के साथ में इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन था तो ई ए के साथ में क्या हो जाएगा? उल्टा रिलेशन हो जाएगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप बढ़ाओगे तो के क्या हो जाएगा? कम। एक्टिवेशन एनर्जी घटाओगे तो के क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यू वगैरह के अंदर, असर्शन रीजन के अंदर बहुत काम आएंगे ये सब। अब अगर हम बात करें तो हमने इस इक्वेशन का लॉग ले लिया, तो अगर हम लॉग लेंगे तो यहां आएगा लॉग के, ठीक है, एल एन के, और इधर आएगा एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी। आप मुझे बताओ, क्या ए और ई की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में है? और अगर लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो कहां आती हैं? प्लस में आती हैं। तो एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। एल एन ए एज इट इज मौजूद है, ये जो पावर है ये आगे चला आता है ना, तो माइनस ई अपॉन में आर टी आएगा, तो माइनस की वजह से साइन प्लस वाला जो था वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस ई अपॉन में आर टी एल एन ई। जो एल एन ई है ना, नेचुरल लॉग में एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो फॉर्मूला आ जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम ग्राफ बनाने में ही बेसिकली करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम नेचुरल लॉग यूज करते हैं। तो अगर हम इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या है भाई? एल की जगह पर आप क्या करोगे? 2.303 लॉग लगा दोगे ना। तो एल के था तो 2.303 लॉग लगा दिया, यहां भी एल था तो 2.303 लॉग ए लगा दिया, और ई अपॉन में आर टी वैसे रहने दिया। तो अब हमने क्या किया कि सबको डिवाइड कर दिया, किससे? 2.303 से। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो कैंसिल, इसको डिवाइड करो ये कैंसिल, अब इसमें डिवाइड करोगे तो नीचे 2.303 आर टी आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को बढ़िया से देख लो, अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज आप करोगे टू कैलकुलेट जो है रेट कांस्टेंट या एक्टिवेशन एनर्जी। ज्यादातर क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट ही पूछता है और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछता है। अब सुनना, ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम बना रहे हैं एल एन के और 1 अपॉन में टी के रिस्पेक्ट में। सुनना, 1 अपॉन में टी, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, और एल एन के ऑन वाई एक्सिस। तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? mx, और ये क्या है?
प्लस का सी, यानी ln a इज इक्वल क्या है, वो इंटरसेप्ट है यानी सी है, और यहाँ mx है तो x क्या हो गया 1 अपॉन में t तो हो गया x, तो बचा क्या माइनस ई ए अपॉन में 2.303 r, यही बचा ना, तो ये हो जाएगा स्लोप। अगर आप ln का ग्राफ बना रहे हो तो 2.303 नहीं आएगा, लेकिन अगर आप log का ग्राफ बनाओगे तो स्लोप में 2.303 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है नेचुरल लॉग के केस में 2.303 आता है और ln के केस में वो हट जाता है। तो ये दोनों ग्राफ हैं, लेकिन बस फर्क किस बात का है, एक नेचुरल लॉग के केस में है और एक कॉमन लॉग का ग्राफ बना हुआ है। तो स्लोप पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है स्लोप से, कई बार आपको बोल देगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर दो। मान लिया मुझे दे दिया कि भैया एक ग्राफ है, उस ग्राफ का स्लोप लेट से ये x है या मान लिया 4 है, आज से पूछेगा फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो भैया ये मेरा स्लोप है तो ये x के बराबर या 4 के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा रेट कांस्टेंट की तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। तो याद रखना ग्राफ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपने केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन किए हैं, आपको पता भी चल गया होगा ग्राफ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ग्राफ ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि टेम्परेचर अगर अलग अलग हो तो रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। मान लिया एक टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा K1, और टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट क्या होगा K2 होगा, सही बात है ना। तो T2 और K2 हम मान रहे हैं टेम्परेचर T2 जो है वो बड़ा है टेम्परेचर T1 से, ऐसा कंसीडर करके हम चल रहे हैं। तो अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे तो ln K1 ln A माइनस ई अपॉन में RT1 हो जाएगा, ln K2 ln A ई अपॉन में RT2 हो जाएगा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड माइनस 1 किया ना, तो ln K2 माइनस ln K1 होगा, सही बात है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे ln A माइनस ई ए अपॉन में RT2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे ln A, तो यहाँ प्लस ln A यहाँ माइनस ln A कैंसिल हो जाएगा, ln A माइनस ई अपॉन में RT माइनस ln A, क्योंकि ये अंदर माइनस है और बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ई अपॉन में RT1, तो ln A से ln A कैंसिल हो गया, बचा क्या ई अपॉन में RT2 प्लस ई अपॉन में RT1, प्लस वाले को पहले लिखा माइनस वाले को बाद में लिखा, क्या कॉमन है ई ए अपॉन में R कॉमन है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या ln K2 अपॉन में K1। अच्छा बताओ यहाँ सब्ट्रैक्शन में था, जब सब्ट्रैक्शन में हो तो लॉग में क्या डिवाइड में आ जाता है, तो K2 अपॉन में K1 आ जाएगा, ई अपॉन में R T1 माइनस T2 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। अगर मैं इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो भैया इसको लिखूंगा लॉग, और यहां जो 2.303 आता वो इधर हमने भेज दिया, तो हो जाएगा ई अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। क्लियर है बात, ये हो गया हमारा आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पर मुझे रेट कांस्टेंट पता है तो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। ठीक, तो हमने बात की कि आर्हेनियस इक्वेशन के फॉर्मूलेस की। अब मेरी बात सुना ध्यान से, आपको पता है रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी पर भी डिपेंड कर रहा है तो मान लिया टेम्परेचर सेम हो लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अलग हो, तो EA1 और EA2 यानी दो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी EA1 होगा तो क्या होगा वैल्यू K1, और EA2 पे क्या हो जाएगा K2। हमने मान लिया EA1 इज ग्रेटर देन EA2, ठीक है ना। अब इस केस में समझना हमने क्या किया, दो अलग अलग केस में लिखा, तो ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन में RT, EA1 अपॉन में RT, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA2 अपॉन में RT, यानी सेम वही इक्वेशन जैसे लिखा था, पहले टेम्परेचर अलग था तो टेम्परेचर अलग अलग लिखा था, अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा ln K2 अपॉन में K1, डायरेक्टली क्यों लिख दिया मैंने, आपको पता है ln K2 माइनस ln K1 होगा, और जब माइनस में होते हैं लॉग तो क्या हो जाते हैं डिवाइड में आ जाते हैं, जैसा आपने इधर किया था वैसा उधर भी होगा, तो हमने सीधा डिवाइड में कर दिया। उसके बाद आप बताओ जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दो चीजें कैंसिल हो जाएंगे, ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होकर के, तो हमने इसको भी हटा दिया है, डायरेक्टली सीधा सीधा क्या लिखा जो आने वाला था, और वो क्या EA1 अपॉन में RT माइनस EA2 अपॉन में RT। EA1 अपॉन में RT पहले क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, आपको याद है ना जो टेम्परेचर T1 था वो पॉजिटिव आ रहा था, तो EA1 भी पॉजिटिव आएगा और EA2 नेगेटिव आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव वाले को पहले लिखा नेगेटिव वाले को बाद में। इसमें से आपको पता है RT कॉमन है, तो EA1 अपॉन में माइनस EA2 और RT है, RT बाहर अगर निकाल लोगे, अगर निकालना चाहो, अदरवाइज कुछ करना नहीं है, सीधा फॉर्मूला ले सकते हो। ये ln था, नॉर्मल लॉग में लिखना है
तो 2.303 आएगा, नीचे भेज दूं EA1 माइनस EA2 अपॉन में 2.303 RT। ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था? एक तो आपका आर्डिनेंस का पहला फॉर्मूला K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस E अपॉन में RT। दूसरा लॉग के टर्म में log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो ये क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं पेपर में, बट आ सकते हैं। वो क्या है कि अगर आपको रेट कांस्टेंट दे दे, कहते रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू K1 इंटू में K2 का स्क्वायर अपॉन में K3। मेरी बात सुनना, ऐसा अगर दे दे और आपसे पूछे एक्टिवेशन एनर्जी बता दो, तो उस केस में आपको क्या करना है? अगर ये K1 है तो एक्टिवेशन एनर्जी EA1 होगी, K2 की एक्टिवेशन एनर्जी EA2 होगी, K3 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA3 होगी और K के लिए क्या होगी? EA होगी। इतना समझो कि अगर दो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हैं तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस हो जाएगी। अगर रेट कांस्टेंट के पावर में कुछ है तो एक्टिवेशन एनर्जी के आगे वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहले हमने लिखा K1 के लिए EA1, मल्टीप्लाई में तो प्लस का साइन लगाया, पावर थी तो उसको आगे ले आया, और K2 था तो EA2 लिख दिया। फिर ये डिवाइड में था तो माइनस का साइन लगाया, K3 था तो क्या लगा दिया? EA3 लगा दिया। याद रखना, कभी कभी ये काम आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद A की पावर माइनस E अपॉन में RT, यहाँ आपको बता रखा है, सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएंगे, बट आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ कैसे सॉल्व होगा। आता होता नहीं है, बट कभी अगर आ जाए तो इसको सॉल्व कर देना इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी का क्या लेन देन हो रहा है उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो अगर आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाओगे तो सुना ध्यान से, हमने मान लिया ये ग्राफ बनाया, इधर हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या ले रहे हैं? इधर पोटेंशियल एनर्जी, और इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यानी रिएक्शन में जो भी चीजें हो रही हैं वो। ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो मैं यहां लिख रहा हूं रिएक्टेंट, और यहां क्या लिख रहा हूं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहली बात तो यहां पे जो एनर्जी होगी इसे बोलते हैं HR, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे जो एनर्जी है ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। आप मुझे बस इतना बताओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट? रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है? ज्यादा। अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा हो, अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा हो और प्रोडक्ट की कम, इसका मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी लूज किया है, तभी तो प्रोडक्ट की कम हुई ना। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। अगर प्रोडक्ट की ज्यादा हो रिएक्टेंट की कम, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। इतनी बात समझे। अब ये जो बीच में गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा एच। क्या बोलते हैं इसको हम? डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी HP माइनस HR। आप बताओ, जब इसकी एंथैल्पी आप निकालोगे तो माइनस क्या आएगी या प्लस क्या आएगी? रिएक्टेंट ज्यादा है तो आंसर कैसा आएगा? माइनस का आएगा, यानी नेगेटिव आएगी। इतनी बात समझे क्या? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो यहां पर अगर आप ग्राफ में देखोगे तो यहां भी वही सारी बातें समझा रखी हैं, ठीक। ये था मेरे पास क्या? रिएक्टेंट। ये क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या यहां ज्यादा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक का है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो डेल्टा एच है। निकालूंगा मैं HP माइनस HR, HP ऑलरेडी ज्यादा है तो आंसर कैसा आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझे। अब सुनना, ये जो रिएक्टेंट है ना, यहां से ऐसे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं। जैसे मान लिया मैं अगर इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से बनाऊं, ये मैंने इसको इरेज कर दिया, और देखना इरेज नहीं हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखना, ये मेरे पास था रिएक्टेंट, ये मेरे पास है प्रोडक्ट। अगर मैं रिएक्टेंट की पॉइंट को मिलाऊं, ये वाला पॉइंट है रिएक्टेंट का, यहां से इस पीक पॉइंट को ऐसे मिला दूं, तो ये बताओ ये एनर्जी गैप ही तो है। यहां से यहां भाई रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं बच्चे थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो गैप है ना,
इस एनर्जी को बोलते हैं बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जितनी किसी रिएक्टेंट को चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यानी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपको बनाना है तो कम से कम जितना एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। वो क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी आप समझे, आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट समझा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट समझा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां काम कीजिए सुनना, और वो क्या है? अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सर ये वाली जो लाइन है ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की है। अगर मैं यहां से ऐसे ऊपर जा रहा हूं और एक प्रोडक्ट बना रहा हूं तो इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। EAF का मतलब क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप प्रोडक्ट से एक्टिवेशन एनर्जी मेजर करोगे तो उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप मुझे बताओ इन दोनों में रिलेशन मुझे बनाना है, तो यहां से लेके यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की है, यहां से लेके यहां तक बैकवर्ड की है, और अगर मैं इसमें डेल्टा एच जोड़ दूं बैकवर्ड वाले में तो फॉरवर्ड के बराबर आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच। दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा? आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड आ जाएगा। डेल्टा एच का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, Hp माइनस HR। और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम प्रोडक्ट की ज्यादा हो तो एंडोथर्मिक, और रिएक्टेंट की ज्यादा प्रोडक्ट की कम हो तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। आपको ये दूसरा ग्राफ दिख रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। किसका है ये? एक्सोथर्मिक का है। यहाँ देखो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की क्या है? कम। प्रोडक्ट की क्या है? कम है, तो क्या है? एक्सोथर्मिक। अगर आप यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड देखोगे तो फॉरवर्ड वाले में आपको डेल्टा एच जोड़ना पड़ेगा, तो किसके बराबर आ जाएगा? बैकवर्ड के बराबर आ जाएगा। यानी बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच। यानी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। आपको आइडिया लग गया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक यानी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हम बात करें, ये ऊपर वाली है जो पीक वाला पॉइंट है। एक और बात, ये जो पीक वाला पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब जब कोई रिएक्शन होती है ना तो उसमें एक स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट, कि जब नए बॉन्ड बन रहे होते हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये वही स्टेट है जो ऊपर आपको दिख रहा है टॉप पे, जहां पर रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट रहे होंगे पुराने वाले और नए बॉन्ड बन रहे होंगे, वो स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करें, आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मुझे बस इतना बताओ, अगर मेरे पास 10 रिएक्टेंट हैं, 10 में से 5 रिएक्टेंट ऐसे हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मतलब अगर मान लिया 10 लोग हैं और 10 लोगों को यहां से आजादपुर जाना है, और 10 लोगों में से 5 लोगों के पास एटलीस्ट 10 रुपए हैं, तो वो आराम से रिक्शा पकड़ के जा सकते हैं। और बाकी जो ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ लगाओगे पैदल जा सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप पैदल जाओ, बस से चले जाओ, लेडीज है तो कहेंगे सर फ्री में बस टिकट मिल जाता है। तो ये हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ ऐसे ज्यादा फालतू के दिमाग नहीं लगाने हैं। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ टू मतलब समझाने के लिए कि किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होता है। मेरे पास 10 रिएक्टेंट हैं, या फिर मैं बोलूं कि 10 लोग हैं। अगर आजादपुर जाना है तो मैं मान रहा हूं मिनिमम 10 रुपए लग रहा है आजादपुर जाने के लिए। तो जिनके पास एटलीस्ट 10 रुपए हो या 12-15 रुपए हो वो तो जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होगा वो जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ चाहिए होगी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट के पास मौजूद एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो तो वो प्रोडक्ट बना लेगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर उसके पास एनर्जी ही नहीं है, कम है उससे, तो क्या वो प्रोडक्ट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। सही बात है ना। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। इस ग्राफ को देख करके मुझे क्या पता चल रहा है कि इधर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इधर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, और उस साइड के जितने मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का। उधर वाले एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखते हैं और इधर वाले एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी रखते हैं। तो आप मुझे बताओ एक्चुअली में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कौन बनाएगा? उस साइड वाले या इस साइड वाले? उस साइड वाले बनाएंगे ना। तो इसका मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो क्या करेंगे?
जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और ये क्या करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे। ये मेजरमेंट सारी की सारी हुई एट टेम्परेचर टी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। फिर इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया। जब 10 डिग्री से बढ़ाया तो ग्राफ का कर्व जो था वो हल्का सा नीचे आया, और जब यहां पर इन्होंने कैलकुलेट किया तो देखा कि पहले इतने मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, लेकिन अब ये जो ब्लू वाला है, इतने मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो गए हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी उनके पास ज्यादा है। मतलब पहले आजादपुर से, मतलब यहां से आजादपुर जाना था, 10 रुपए लग रहे थे, 5 लोगों के पास 10 रुपए से ज्यादा पैसे थे, या 10 रुपए थे, वो जा सकते थे आजादपुर। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो अब 5 के बजाय 7 या 8 लोग ऐसे हो गए जिनके पास 10 रुपए से क्या है, ज्यादा है, यानी जो वहां से यहां से वहां जा सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट बनाना था तो 5 रिएक्टेंट ऐसे थे जिनके पास क्या था, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, तो वो आसानी से प्रोडक्ट बना सकते थे। बट मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, अब 5 के बजाय 7-8 मॉलिक्यूल ऐसे हो गए जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और वो आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है बात ना। तो ये ग्राफ भी यही बताता है कि टेम्परेचर राइज करने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बात सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। एनर्जी ज्यादा थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, कैटलिस्ट आया, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये काम मैं सस्ते में करा दूंगा, ये काम मैं क्या कर दूंगा, सस्ते में। मतलब अगर आजादपुर जाने के 10 रुपए लग रहे थे, लोगों के पास 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए थे, तो जा नहीं पा रहे थे, कोई भला बंदा आया, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 रुपए में पहुंचा दूंगा सबको, तो सब पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरे पास पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, ये वाला पीक पूरा, जब हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो उसने एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कर दी, इतनी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अब कम एनर्जी चाहिए तो ज्यादा लोग रेडी हो जाएंगे क्या करने के लिए, टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स रेडी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। क्या इनका रेट कांस्टेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा कैटलिस्ट का, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं, और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होती है तो रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है। ये मैं पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। इसका मतलब कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को भी चेंज करेंगे, लेकिन कैटलिस्ट किसको चेंज नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेंगे, गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे, रिएक्टेंट की इंथैल्पी को चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई बोले रिएक्टेंट की इंथैल्पी ये थी, क्या ये चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे। क्या प्रोडक्ट की इंथैल्पी चेंज कर देंगे, नहीं, सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट कम किया है टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को कम किया है। तो ये ना तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करेंगे, ना इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करेंगे, ना गिब्स एनर्जी चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, जो है रेट कांस्टेंट यानी के, और क्या, रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी, इन तीनों में ये चीज लाते हैं। क्लियर है ना बात। तो अब कैटलिस्ट के बाद हमारे पास आता है भैया एक थ्योरी है जिनका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो रिएक्शन होती है ना वो मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से होती है। इनका कहने का मतलब है कि मेरे पास इधर एक मॉलिक्यूल है, इधर एक मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, टकराएंगे, जब टकराएंगे तो उनके पुराने वाले बॉन्ड टूटेंगे, उनके पुराने वाले बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, और नए बॉन्ड क्या कर जाएंगे, बन जाएंगे, और इससे क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो कोलिजन थ्योरी क्या करी भैया, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को इन्होंने पहले तो स्फीयर माना। क्या माना इन्होंने, स्फीयर, कह भैया बॉल है, गोले गोले, इनको कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर कैसी है, सब स्फीयर है, यानी सारे रिएक्टेंट कैसे हैं, स्फेरिकल है, और ओनली एप्लीकेबल फॉर बाइमोलिकुलर रिएक्शन। और ये जो थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो, 2। एप्लीकेबल फॉर सिंपल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। इसके अलावा ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, ये सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो आप अगर सोचो तो ये जो है आप कमियां भी निकाल सकते हो, यही
कि भैया बस यही लगती है, बस यही लगती है बायोमोलिकुलर में, बस गैसेस के लिए लगती है, सबको क्या माना है, स्फेरिकल माना है। तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये कमी भी तो हो जाएगी। अब सुनना, ये पूरी की पूरी थ्योरी किस पर बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ये कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ा था क्लास 11th के अंदर। सही बात है, केमिस्ट्री में भी हुआ करता था लेकिन केमिस्ट्री में डिलीट हो गया है, तो फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। अब मेरी बात सुनना, ध्यान देखना, ये है हमारे पास गोला H2 का, यानी H और H, ये हमारे पास है I2, दोनों आए टकराएं, जब टकराएंगे तो H के बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, यानी BB मतलब बॉन्ड ब्रेक डाउन, BF का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये HI के बीच बॉन्ड बन रहा है, II के बीच और HH के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बनेंगे, तो 2 HI के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बनेंगे ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये कहता है कौन, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहती है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक टर्म है, इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए, उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इन्होंने कहा भैया कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, भाई जितना ज्यादा टकराएंगे उतना बॉन्ड ब्रेक होंगे, उतने नए बॉन्ड बनेंगे, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सही बात है ना, यानी जेड ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब बताया कि जेड फॉर गैसेस ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते हैं, तो अगर मूव करेंगे इधर उधर तभी तो टकराएंगे, घर में बैठे बैठे गाड़ी पे बाहर एक्सीडेंट थोड़ी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बाहर जाओगे घूमोगे फिरोगे तभी तो होगा ना। कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, वो मूव कर रहे होंगे, तभी क्या होंगे, कोलिजन होगा और तभी रिएक्शन होगी। तो गैस का ज्यादा होता है, लिक्विड का कम और सॉलिड का सबसे कम होता है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो जो हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होता है, गैस का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर सुनना, इफेक्टिव कोलिजन, कह रहा सिर्फ कोलिजन होने से मतलब नहीं है कि कोलिजन हो गया और रिएक्शन हो जाएगी। हर एक कोलिजन से रिएक्शन नहीं होती है। अगर मान लिया कोलिजन 10 बार हुआ तो 10 बार के 10 बार रिएक्शन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। कोलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव। कोलिजन इफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी एक नालायक क्या नाम है, तन्मय, वो क्या कह रहे हैं कि हर एक्सीडेंट से मौत नहीं होती है, ठीक, तो वैसे ही हर कोलिजन से क्या होती है, रिएक्शन नहीं होती है। अब मान लिया कोलिजन करवाना है, रिएक्शन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहली बात कोलिजन इफेक्टिव तब होगा जब रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट पोजेस मिनिमम एनर्जी। सुनना ध्यान से, अब एक गाड़ी वाला आ रहा है सामने से 10 की स्पीड में, उधर सामने से एक कार वाला आ रहा है धीरे धीरे 5 की स्पीड में, दोनों टकराए, कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अब दोनों की स्पीड बढ़िया हो 80-90 के आसपास, अब दोनों टकराएंगे तो देखने में मजा भी आएगा और कुछ ना कुछ होगा वहां। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मिनिमम होनी चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। अब सुनना, अगला कह रहा है ओरिएंटेशन। अब कह रहा है कि उधर से 80 की स्पीड में आ रहा है, इधर से 80 की स्पीड में जा रहा है, लेकिन ऐसे साइड से टकरा के हल्का सा चले गए, कुछ मजा नहीं आएगा। सामने सामने से टकराना है बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के सामने आए, ऐसा नहीं कि साइड से लगा थोड़ा बहुत चोट लगी चले गए, मतलब ऐसे टकराएं कि सीधा रेस्ट इन पीस, ठीक है ना। तो यहाँ ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जब मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड से टकरा के चले जाए, सामने सामने टकराना चाहिए, दोनों के पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, तब जाकर के बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात। अब सुनना, अगर हम कोलिजन थ्योरी के हिसाब से बात करें तो कोलिजन थ्योरी से हमारे पास रेट का फॉर्मूला आता है ZAB (e⁻c/RT). क्या ये आर्हिनियस इक्वेशन नहीं लग रही है, ये ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एंड B। भैया A और B दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो उनके बीच की कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। आर्हिनियस की इक्वेशन से ये है, इसका मतलब ZAB किसके बराबर है, A के बराबर है, और ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, आपको पहले बता रखा है। अब सुनना, अगर हम फॉर्मूला को मॉडिफाई करें, इसमें हमने एक वर्ड यूज किया P क्या है, प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर। जैसे मैंने बताया हर एक कोलिजन से रिएक्शन नहीं होती, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। क्योंकि अगर मैंने Z लिख दिया तो Z मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और हर बार टकराहट अगर हो
तो रिएक्शन हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हर बार टकराने से रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब एक प्रोबेबिलिटी का भी फैक्टर आना चाहिए, तो हमने पी ऐड कर दिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो अब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कंसीडरेशन में लेकर के क्या होगा, रिएक्शन होगी कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी यानी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, मिनिमम एनर्जी है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर ये कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है भाई, मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है ना।